इस वजह से मैं आपको वो चीजें बार बार बता देता हूँ। देखिए, जो आपने देखा था टॉर्क, तो टॉर्क में क्या था, टॉर्क टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता था, रेडियल डिस्टेंस इनटू फोर्स आर इनटू एफ, ये होता था। इसी तरीके से मैंने एक नई टर्म देखी थी लास्ट क्लास में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, ये भी वेक्टर है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। अच्छा बेटा 1 मिनट वेट करिए। नहीं, फिर मैंने अगला देखा था एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस डी। ठीक, और इसमें एंगुलर मोमेंटम में ये लीनियर मोमेंटम है और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों में मैंने लास्ट टाइम एक रिलेशन डिराइव करा था कि टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई dt। ये हमने लास्ट टाइम रिलेशन देखा था। ठीक है जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है उसमें हम ये देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम of a particle, angular momentum of a particle is equal to twice the product of its mass, is equal to twice the product, is equal to twice the product of its mass and AREA, एरिया के आगे एल लगा दीजिए, एरियल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू twice the product of its mass and aerial velocity। अगर मैं किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, तो एंगुलर मोमेंटम का मैंने एक तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक फॉर्मूला तो ये था। दूसरा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। जिस भी बॉडी को मैं गोल गोल घुमा रहा हूं ना, उसका एंगुलर मोमेंटम उसके ट्वाइस ऑफ इट्स मास इनटू एरियल वेलोसिटी, उसके बराबर होता है। ठीक, अब जरा देखते हैं किस तरीके से। और ये एरियल वेलोसिटी, ये किस बला का नाम है, ये कौन सी नई चीज है जो आप बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो जी, मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा और हम उसको 3D में बना रहे हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस होंगी मेरे पास। तो मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ क्लियरली। ये हो गया मेरे पास जेड एक्सेस, ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला वाई एक्सेस, और ये जो फ्रंट में है ये हो गया जेड एक्सेस, सॉरी एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये हो गए। फिर मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस जगह एक पॉइंट है P, इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से मैंने पॉइंट P को ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन करने पर ये तो हो गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। और पॉइंट P से हमने ये कहा कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर।
डेल्टा आर वेक्टर। ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या करा। अच्छा ये थोड़ा मैं छोटा लिख दिया है, मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि दिखाई दे जाए। ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी से हमने कोई फोर्स लगाई, हमने कोई फोर्स लगाई और वो फोर्स लगाने पर जो ऑब्जेक्ट था, कोई भी पार्टिकल था, डॉट बहुत छोटा पार्टिकल, वो पार्टिकल पी से क्यू तक आ गया और पी से क्यू तक का जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर था ना, उसको मैंने बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। सभी को यस दिखाई दे सर। रहा है ना? तो ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, जब ये डेल्टा आर वेक्टर हो गया तो अब ना हम यहाँ पर देखेंगे आर वेक्टर ये है, डेल्टा आर वेक्टर ये, इसको ओरिजिन से और ज्वाइन कर देंगे, इसको मैंने ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। और आप ये समझ गए होंगे कि एक वेक्टर ऐसा है, आप ये देखिए अगर याद हो तो हम ये बोलते थे कि जो दो ट्रायंगुलर वेक्टर, जो ट्रायंगल लॉ होता था ना वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि एक वेक्टर ऐसे है और उस वेक्टर से निकलने वाला मान लीजिए दूसरा वेक्टर ऐसे है, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया हमने। तो जो पहले वाले वेक्टर का टेल है और दूसरे वाले वेक्टर का हेड है, उन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। और जब ज्वाइन कर देते हैं तो अगर ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ना, ये हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए सभी को याद है ये वेक्टर एडिशन का रूल है, सबको याद है कि नहीं बता दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, जिसमें हमने एक वेक्टर को, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसे है बी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ये जुड़ा हुआ है। तो हम इस वाले वेक्टर का टेल और इस वाले वेक्टर का हेड इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। और ज्वाइन करने पर जो ये नई जो लाइन बनती है ना, इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, उधर से जवाब तो किसी का आ नहीं रहा है। आगे सुनिए कि ये इसी तरीके से ये एक वेक्टर हो गया मेरे पास ओपी वेक्टर, जिसको मैंने बोल दिया आर वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर जो हो गया डेल्टा आर वेक्टर। यानी कि इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी ये क्या हो गई मेरे लिए, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी ये हो जाएगी आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। अरे बता दो समझ में आ गया, समझ क्लियर है? यस सर। आर्यन ढींगरा, मिलनप्रीत बता दो क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा कि नेक्स्ट जो है मैं इसमें क्या कहूंगा कि ये तो ओपी वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या है यहाँ पर आर वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर क्या है डेल्टा आर वेक्टर, पी क्यू वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, तो और ये जो बन गया ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर हो गया आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक, यहाँ पर दिखाने की जगह नहीं है, दिखाऊंगा अभी तो शायद दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं अलग से इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब आगे क्या करेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन से तो इसके पी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, और यहाँ से ओपी के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पूरा ना प्रॉपर एरिया बन गया। और मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पॉइंट को आर बोल दूंगा, आर। तो आप ये देखिएगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी वेक्टर होता है उसको पैरेलली कितना भी मूव करा लो, उस वेक्टर की उस वेक्टर का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा कि जब ये पी क्यू वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये जो ओ आर वेक्टर है ये भी तो इसके पैरेलल ही है, इसको भी फिर डेल्टा आर वेक्टर ही बोलेंगे, डेल्टा आर
वेक्टर, जब ये ओपी वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर है तो आर क्यू वेक्टर को भी स्मॉल आर वेक्टर ही बोलेंगे। ये अगर आपके समझ में आता है तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ उसमें कि डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा। इफ v vector is the velocity of the particle while moving from P to Q in time delta t, in time delta t, then then PQ vector is equal to PQ vector is equal to V vector into delta t। ठीक है, ये क्या हो गया, PQ वेक्टर आपका क्या हो गया, एक तरह से डिस्टेंस, और ये क्या हो गया स्पीड। स्पीड तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि वेक्टर है। इसी तरह से इसको भी डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम। हमने ये कहा कि अगर P से Q तक पहुंचने में, अगर पार्टिकल को P से Q तक जाने में वेलोसिटी v लगती है और टाइम लगता है डेल्टा टी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर मैं कर दूंगा तो वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट pq, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, यानी कि pq वेक्टर। और pq वेक्टर कितना बेटा, डेल्टा r वेक्टर। इट इंप्लाइज दैट डेल्टा r वेक्टर is equal to v vector delta t, delta r vector is equal to v vector delta t। ये हो गया। अब ये करने के बाद में हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, इक्वेशन 1 बोलने के बाद में फिर आप देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो एरिया बड़े आराम से निकाला जा सकता है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ आर वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो ये हमारा बन जाएगा हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। एरिया निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि vector dot delta r vector, let this area be, let this area be delta a vector। इस एरिया को आप डेल्टा a वेक्टर बोल दीजिए। a वेक्टर क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर इसको आप डेल्टा a वेक्टर बोल दीजिए। तो ये क्या हो गया, हाफ r वेक्टर क्रॉस डेल्टा r वेक्टर। ठीक है, हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। और अब मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैं ये देख चुका हूं कि डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू है v वेक्टर डॉट डेल्टा t। तो डेल्टा आर वेक्टर की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा a वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर की जगह v वेक्टर डेल्टा t, v वेक्टर डेल्टा t। ये हो गया। अब मैं ये कहूंगा कि हम ना ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, इसको तो यहीं करके छोड़ दीजिए। लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो लीनियर मोमेंटम होता है p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो इट इंप्लाइज दैट v वेक्टर इज इक्वल टू
p वेक्टर अपॉन m, v वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन m, ये हो जाएगा। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह ये वैल्यू रख देंगे पी वेक्टर अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा ए वेक्टर ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है ये m कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को इधर ले जाओ, डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2, ये डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो डेल्टा टी एक स्केलर है, तो जब स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, भले ही वो इसमें हो रहा हो या इसमें हो रहा हो, उसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। ऐसे ही m है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो 1/2m, और ब्रैकेट में आ गया r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये हो गया। अब एक चीज और देखेंगे कि भाई जो हमारा ये था, ये जो d था, ये d क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, तो इसको मैं r वेक्टर भी बोल सकता हूँ। हमने उस केस में d बोल दिया, हम r वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और रोटेट क्या होगा, ये पॉइंट P पे रखे हुए पार्टिकल को कैसी भी फोर्स लगाओ, वो अपना एक रोटेशनल मोशन कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में r वेक्टर है। तो अगर r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको एंगुलर मोमेंटम बोल सकता हूँ? बताइए, क्लियर है? दृष्टि बताइए, कितना क्लियर है? Yes, sir. अनुराग बताओ। Yes, sir. ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर हाँ। है ना, अच्छा ये जो था ना, इसका मैंने सीक्वेंस बेटा गलत लिख दिया, ये पहले r वेक्टर आएगा और फिर p वेक्टर आएगा, ठीक, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। मैंने पहले p और बाद में d लिख दिया, तो वो गलत है, पहले d और फिर बाद में p, ठीक। तो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर क्या हो गया, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर हो गया हमारा l वेक्टर, ठीक है। अब इस 2m को उधर ले जाओ, तो l वेक्टर क्या हो गया, 2m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a वेक्टर अपॉन डेल्टा t, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा a वेक्टर अपॉन डेल्टा t। और मुझे जो है ना, यही प्रूव करना था, मुझे यही प्रूव करना था। अब किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया हो तो ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से समझाता हूँ किसी को। हमें इसमें क्या प्रूव करना था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल यानी कि L वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यानी कि मास के ट्वाइस से अगर मैं एरियल वेलोसिटी क्या होता है, दोबारा से बताता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम करा तो लीनियर वेलोसिटी हो गया, ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करा तो वो हमारा रेडियल वेलोसिटी हो गया। उसी तरीके से अगर एरिया अपॉन टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा एरिया की वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा से एक बार आपको बताता हूँ, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P को, स्पेस में है कोई पॉइंट P, उसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो मैंने बोला ये जो OP है ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, इसको मैंने बोल दिया R वेक्टर। R ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ रेडियस। जब ये पॉइंट P यहाँ पर फिक्स हो जाता है, फिक्स होने के बाद इस पॉइंट P पर आप किसी भी डायरेक्शन में कैसी भी फोर्स लगानी शुरू करो, ये रोटेशनल मोशन ही कंप्लीट करेगा, ये रोटेट ही करेगा। तो मैंने बोला ये R वेक्टर हो गया। फिर मैंने कहा कि थोड़े से टाइम डेल्टा टी के लिए इस पॉइंट P पर हमने एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसमें एक वेलोसिटी आ गई v वेक्टर, ठीक है, एक वेलोसिटी आ गई v वेक्टर। तो वेलोसिटी जो है वो कितने टाइम के लिए लगी, डेल्टा टी टाइम के लिए। वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये pq। तो आप देखो, वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया pq, और pq क्या है, एक छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है,
तो इस आर वेक्टर के कंपैरिजन में ये छोटा सा डिस्टेंस है, तो मैंने इसको डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया। ठीक, अच्छा, तो डेल्टा आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, वी वेक्टर डेल्टा टी। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ध्रुव बताओ, यहाँ तक क्लियर है? वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट p से लेकर q तक, यहाँ तक क्लियर है? ईशान, ऐश्वर्या, यस सर, क्लियर है। ठीक है। मैं दोबारा इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो किसी को भी ना समझ में आए प्लीज मेरे से पूछ लेना। ठीक, अच्छा, उसके बाद अब मैंने कहा कि अब मैं ट्राइंगल OPQ का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो ट्राइंगल OPQ का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट करके, तो हाफ आर वेक्टर और हाइट क्या है, डेल्टा आर वेक्टर, तो हाफ आर वेक्टर इनटू डेल्टा आर वेक्टर करके मेरा एरिया आ जाएगा ट्राइंगल OPQ का। ठीक है, अच्छा, इस एरिया को मैंने कहा छोटा सा ही तो एरिया बन रहा है ना, तो इस एरिया को मैंने डेल्टा ए वेक्टर बोल दिया। तो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, वी वेक्टर डॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा आर वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया वी वेक्टर डेल्टा टी। उसके बाद मैं जानता हूँ कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। तो यहाँ से वी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी वेक्टर अपॉन एम। ठीक, तो वी वेक्टर की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी वेक्टर की जगह हम डाल देंगे पी वेक्टर अपॉन एम, डाल दिया। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन एम डेल्टा टी को इधर ले आए तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, और ये बचा 1/2m आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की जगह एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, 2m को इधर ले गए, एल वेक्टर इज इक्वल टू 2m इनटू डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। इट इंप्लाइज दैट angular momentum of a particle is equal to twice the product of its mass and aerial velocity। एरिया को टाइम से डिवाइड कर दिया तो एरियल वेलोसिटी आ गया। बताइए क्लियर है? मिलन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अर्श बताओ, समझ गए? अनुष्ठा, ठीक है जी। मैं इसके बाद में अगला टॉपिक कराता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये समझिएगा। हो सकता है आप लोगों को केपलर का सेकंड लॉ अभी याद ना हो, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है। मैं ये चीज मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए, ये जो हमने प्रूव करा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बहुत स्कूल्स में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, रट लेना इसको, भूल मत जाना जरा सा भी। उसके बाद अगला है कि अगला इसी में एक सब टॉपिक बनाकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी Kepler's second law of planetary motion using the concept of angular momentum, using the concept of angular momentum, Kepler's second law of planetary motion using the concept of angular momentum। तो जरा देखिएगा इसमें इसको किस तरीके से करेंगे। केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ पहले तो पता होना चाहिए कि होता क्या है। केपलर का सेकंड लॉ ये होता है कि जो हमारा अर्थ होता है ना, इसमें क्या था, न्यूटन ने दिया था एक तो प्लैनेटरी मोशन के बारे में। न्यूटन ने ये बताया था कि जितने भी जो प्लैनेट्स है ना, वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूटन ने केपलर को गलत नहीं बताया। केपलर ने बताया था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मतलब वो जो हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना आजकल, एलिप्स,
तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। तो आप एक बार रिकॉल करो कि हमने ये देखा था कि एलिप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई अंडा होता है, एग होता है ना, तो एग की शेप जो है वो एलिप्स की शेप होती है। ठीक है, तो अब मैं ये कहता हूँ कि हमने ये देखा था कि एलिप्स के दो फोकस होते हैं। क्या है, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। मैंने बताया था ना ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो मैं यहाँ पर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ज्यादातर मैथ्स वाले बच्चे ये समझ गए होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करी जा रही है। तो जो फोकस होते हैं ना, हमने कहा था केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स वेयर सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ इट्स टू फोकाई। दोनों में से किसी एक फोकस पर सन लोकेट होता है। मैंने कह दिया चलो मान लो इधर है सन, इधर वाले फोकस पर सन लोकेट करता है, सन यहाँ पर है। तो मान लो एक प्लैनेट है वो यहाँ पर है पॉइंट P पर, और फिर वो आ जाता है पॉइंट Q पर। तो ये हमारा सन है, तो सन से P को ज्वाइन कर दिया और सन से हमने Q को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ये जो एरिया बन गया, एक एरिया बन गया ये वाला। मान लीजिए P से Q तक आने में प्लेनेट को टाइम लगा था डेल्टा टी। ठीक है, तो अब अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है R, एक दूसरा प्लेनेट सेम टाइम डेल्टा टी में यहाँ पहुंच जाता है R से S तक, सेम टाइम डेल्टा टी। मान लो ये डेल्टा टी हमारे पास कितना था, 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो ये एक एरिया बन गया। ऐसे ही 5 सेकंड में दूसरा प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, तो ये दूसरा एरिया बन गया। तो केपलर का सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर सेम टाइम में दो प्लैनेट्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचते हैं तो एरिया स्वेप्ट बाय दिस प्लैनेट इज इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट बाय दिस प्लैनेट। सेम टाइम में एरिया स्वेप्ट यानी कि एरिया ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अगर हम सेम टाइम लेते हैं डेल्टा टी, तो जितना ये एरिया है उतना ही एरिया ये होगा। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं इस चीज को प्रूव करना चाहता हूँ कि एरिया हमारा सेम रहेगा, एरिया स्वेप्ट हमारा सेम रहेगा। तो एरिया स्वेप्ट सेम रहेगा इन सेम टाइम पीरियड। तो एक तरह से मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हमारा जो एरिया स्वेप्ट इन सेम टाइम पीरियड यानी कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अगर कांस्टेंट हो जाए तो केपलर का सेकंड लॉ प्रूव हो जाएगा। जबकि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी ये क्या होता है, एल अपॉन टू है, मतलब इसको टू को इधर ले आए तो ठीक है। तो जरा देखते हैं जी क्या है कि हम ये जानते हैं कि एक प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है, एक वो सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करता है, तो हम ये बोलेंगे टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क विद विच प्लैनेट revolves, torque with which planet revolves around the sun, tau is equal to क्या लिखवाया था, r into r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। लेकिन मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा r into f थीटा। f थीटा क्या होता है, f थीटा होता है एंगुलर कंपोनेंट। एंगुलर कंपोनेंट मतलब f sin थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना उसी को हम रोटेशनल मोशन में एंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसी को रोटेशनल मोशन में हम क्या बोल देते हैं, रेडियल कंपोनेंट, कि वो अलोंग द रेडियस है। ठीक, तो ये टाउ इज इक्वल टू आर एफ थीटा होता है। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए टाउ तो ये आ गया, तो यहां पर हम ये कहेंगे जो सन फोर्स लगाता है ना, जो सन फोर्स लगाता है इट इज प्योरली रेडियल। sun's force to attract planets, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्टार बना रहा हूँ यहाँ पर।
sun's force to attract planets is purely radial. इस प्योरली रेडियल का मतलब क्या है कि वो जो फोर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के अराउंड काम करती है, तो वो रेडियल फोर्स है। और हम जो बोलते हैं कि ये जो एफ थीटा है, एफ थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये वाला कंपोनेंट कोई है ही नहीं, ये वाला कंपोनेंट कोई है ही नहीं। और आप ये कहते हैं कि ये सन यहाँ से हट जाएगा, सन कभी हट नहीं सकता। भाई हम ये बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में हमने रोक रखा है, किसी थ्रेड को हमने पकड़ रखा है, थ्रेड में हमने पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रखा है, हमने उसको थ्रेड को रोक रखा है, थ्रेड को जैसे ही छोड़ेंगे वो पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो सन कभी खत्म नहीं हो सकता, सन हमेशा रहेगा यूनिवर्स में, कोई प्लेनेट इधर का उधर चला जाए लेकिन सन नहीं हटेगा। तो सन लगातार इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दैट फोर्स इज प्योरली रेडियल, उसमें टेंजेंशियल या वर्टिकल फोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम ये कहेंगे सन्स फोर्स टू अट्रैक्ट प्लैनेट्स इज प्योरली रेडियल, देयरफॉर एंगुलर कंपोनेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ सेम चीज, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो हम एफ साइन थीटा लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्योरली रेडियल है। तो फोर्स एफ आर तो होगी, पर एफ आर लिया नहीं जाता टॉर्क में, टॉर्क में एफ थीटा लिया जाता है, तो एफ थीटा जीरो हो गया। इट इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू आर इनटू जीरो, इसका मतलब टॉर्क जो है वो जीरो होगी। ये बता दीजिए ये सबको समझ में आया कि नहीं, कि जो सन है, सन पूरी तरीके से जो फोर्स लगा रहा है दैट इज प्योरली रेडियल, तो उसमें एंगुलर कंपोनेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। बताइए समझ में आ गया? समक्ष, बुलंद, ईशान, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. ऐश्वर्या, अनुष्ठा, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है जी। तो हमारा जो टॉर्क है वो टॉर्क हो गया जीरो। अब इन्होंने पहले ही बोला है कि केपलर का सेकंड लॉ प्रूव करना है, केपलर का सेकंड लॉ प्रूव करना है, तो उसमें आपको बस ये प्रूव करना है कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, मतलब जो एरिया स्वेप्ट है वो चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, दैट इज कांस्टेंट। आपको ये चीज प्रूव करनी है यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट क्या है? वी नो दैट, हमने परसों की क्लास में प्रूव करा था, वी नो दैट L is equal to, sorry, we know that tau is equal to dl by dt, ये प्रूव करा था। tau कितना है? tau तो जीरो है, since tau is equal to zero, it implies that dl by dt is equal to zero, dl by dt जीरो हो गया। अच्छा, जब dl by dt जीरो हो गया तो यानी कि dl by dt जीरो होने का मतलब क्या है? dl by dt जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वो जीरो आ रहा है। किसका डिफरेंशियल जीरो होता है ये बताएंगे? किसका डिफरेंशियल जीरो होता है? डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल। सर कांस्टेंट टर्म का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशियल हम लेंगे तो वो जीरो होगा, ठीक। तो dl by dt is equal to zero, it implies that L is equal to constant, it implies that L is equal to constant, ठीक। L is equal to constant इसका मतलब क्या हो गया? L क्या है? since L vector is equal to 2m into delta A vector by delta t, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेक्टर का साइन हटा दो बस। L is equal to 2m into delta A by delta t, ठीक है। therefore 2m, जब L कांस्टेंट है, जब L कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि L की वैल्यू रख दीजिए बस ये वाली, 2m into delta A by delta t is equal to constant। अब भाई 2 और m, मास भी कांस्टेंट है यूनिवर्सली, कहीं पर भी लेकर चले जाइए आप किसी भी बॉडी को, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता। तो m भी कांस्टेंट है और 2 तो एक कांस्टेंट है ही, तो इसको भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो तो ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा t is equal to constant upon
2m कांस्टेंट अपॉन 2m भी कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है एनी वैल्यू व्हिच इज नॉट चेंजिंग, जो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है 2 तो 2 ही रहेगा, 2 बदलकर 3 तो नहीं हो जाना, m ही रहेगा, मास सेम रहेगा, प्लेनेट का कभी भी चेंज ही नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वहां पर उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, प्लेनेट के, प्लेनेट ही ना टूट जाए, ऐसा तब तक नहीं हो सकता। तो ये 2m को इधर ले आए, कांस्टेंट अपॉन 2m, वो भी कांस्टेंट ही क्या मिलेगा, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस Kepler's law is verified. Kepler's law is verified. बताइए जी, क्लियर है सभी को? क्लियर है ध्रुव, बताइए। यस सर। ठीक है, आदित्य आजकल कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, तो मैं क्लियर है बिल्कुल सही है। चलो जी, ये होने के बाद में केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन प्रूव हुआ यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर अगला देखेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़िएगा। और चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी है हमारे पास 10-15 मिनट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जहां से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेस स्टार्ट होता है, वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडीज का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिजिड बॉडीज इस पोजीशन में रखी होंगी कि वो किसी भी डायरेक्शन में उनका मोशन नहीं होगा, और अगर होगा तो मान लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में जितना मोशन है राइट में भी उतना ही है, ताकि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज नेक्स्ट टॉपिक है, ये मिटा रहा हूं यहाँ से। बस 1 मिनट वेट करिए। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं? जो फ्लेक्सिबल नहीं होती, जिनको अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो कंप्रेस नहीं होती, बहुत सॉलिड बॉडीज होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो अगर एक रिजिड बॉडी को मैं कहूं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसका लीनियर मोमेंटम, हम कहेंगे रिजिड बॉडी is said to be in equilibrium
if its linear momentum, sorry, if its linear momentum and angular momentum remains constant throughout the motion. Remains constant. The rigid body is said to be in equilibrium if its linear momentum and angular momentum remains constant throughout the motion. पूरे के पूरे मोशन में अगर मान लीजिए रोटेशनल मोशन हो रहा है, पूरे के पूरे मोशन में अगर लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि वो जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये बोलते हैं। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि a body under the action of several forces will be in equilibrium if it possesses the following two equilibria separately. Equilibrium की प्लूरल फॉर्म को हम बोल देते हैं equilibria, ठीक? तो जरा देखिएगा इसमें a body which is in equilibrium, a body which is in equilibrium possesses two different equilibria, ठीक है? तो पहला होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? The resultant of all external forces, the resultant of all external forces must be zero, यानी कि सिग्मा मतलब समेशन होता है, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बॉडी का रोटेशनल मोशन में रहना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है वो रोटेशन करती जा रही है, घूमती जा रही है, तो अगर सोचिएगा कि उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगने लगे। एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरीके के? कि मान लीजिए बहुत तेज हवा चलने लगे और वो पार्टिकल इधर उधर वाइब्रेट करने लगे, तो क्या वो परफेक्ट रोटेशनल मोशन होगा? वो नहीं होगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये है कि अगर वो रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहा है तो रोटेशनल मोशन ही फॉलो करता रहे, ऐसा ना हो कि बीच में इधर उधर घूम जाए या रोटेशनल मोशन परफेक्टली एक सर्कल कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि उस पर किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फोर्सेस ना लगे, ठीक? इसीलिए हम बोल देते हैं F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो ये है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक तो ये हो गया, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है? और इसी तरीके से दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो गई स्ट्रेट लाइन फोर्स, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या है? द रिजल्टेंट
of all external torques must be zero. ठीक है, बाहर से किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो भी ना लगे, उन सब का रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक कॉर्नर पर टॉर्क लग रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे कॉर्नर पर भी बराबर टॉर्क लग जाए, तभी वो प्रॉपर तरीके से घूमेगा। आप ये सोचिएगा कि फैन है, ऊपर फैन चल रहा है, तो फैन परफेक्टली सर्कुलर रोटेशनल मोशन फॉलो करता है ना। अगर मान लीजिए भूकंप आने लगे और फैन इस तरीके से हिलने लगे, तो फैन के जो ब्लेड्स हैं वो कभी सीलिंग पर लगेंगे, कभी इधर वाली सीलिंग पर लगेंगे, तो वो उसका जो रोटेशनल मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम बाहर से किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और बाहर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा टॉर्क भी ना लगे, जो एक पर्टिकुलर टॉर्क लग रही है बस वो लगती रहे, तो वो प्रॉपर्ली घूमता रहेगा। आपने एक्सटर्नल फालतू की टॉर्क्स लगानी चालू करी तो भी आपका रोटेशनल मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बताइए जी सभी बच्चों को इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को, बता दीजिए। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपका स्टार्ट करवाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, और यहाँ तक के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, और थोड़ी देर में नोट्स भेज दूंगा मैं यहाँ तक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बस। नेक्स्ट क्लास फिर परसों होगी आपकी। चलिए जी, ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. ओके ठीक है सर। ओके।